हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन काउंसिल एक्ट। लास्ट सेशन में हमने 1892 एक्ट हैं इसकी मेन प्रोविजंस की थी एंड आज में सेशन में करेंगे जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन। इट मीन्स इसकी सिग्निफिकेंस, मेरिट्स क्या हैं एंड इसकी डीमेरिट्स और डिफेक्ट्स क्या हैं। तो पहले हम करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, जिसको हम मेरिट्स भी कह सकते हैं, एडवांटेजेस भी कह सकते हैं। तो इसके एक्ट के बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हैं। ये एक्ट कब पास होता है? जब इंडिया में भी, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एग्जिस्टेंस में आती है, जो वो डिमांड कर रही थी, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए नया एक्ट आता है। क्योंकि इस टाइम में इंडियन पॉलिटिकल अवेयर हो चुके थे, तो जो नया एक्ट था, इससे प्रीवियस वाला 1861 का एक्ट था, अब 92 का एक्ट था। और ये एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। इस एक्ट में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। ऑल्दो इसमें इंडियन के जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल नहीं किया था, फिर भी ये कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूट करता है जिससे इंडियंस की डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो गई थी। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट वन इज इंक्रीज्ड पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी पावर्स को इंक्रीज इस एक्ट के थ्रू किया गया। तो जो 1861 का एक्ट था उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, चाहे सेंट्रल लेवल पर थे चाहे प्रोविंसेस लेवल पर, उसके पास कोई भी पावर्स नहीं थी। तो उसकी पावर्स को इंक्रीज किसके थ्रू किया जाता है? 1892 के एक्ट के थ्रू ही इंक्रीज किया जाता है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उनको राइट मिल जाता है टू डिस्कस द बजट। वो बजट को डिस्कस कर सकते थे, ऑल्दो वोट देने का राइट नहीं था, लेकिन अब बजट पर डिस्कशन का राइट दिया है। आने वाले एक्ट में वोट देने का राइट भी मिल जाएगा। इस तरह जिस स्टार्टिंग होती है बजट पर डिस्कशन की, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको ये राइट दे दिया गया कि वो गवर्नमेंट से जो पब्लिक वेलफेयर के मैटर्स हैं इनके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन भी पूछ सकती हैं। इस तरह उनको चाहे 6 दिन पहले इन्फॉर्म करना था कि वो कौन सा क्वेश्चन उससे पूछेंगे, लेकिन फिर भी एक राइट तो मिलता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं दे कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में जो इंडियन से उनको नॉलेज मिल जाती थी, इंफॉर्मेशन मिलती थी, वो क्या एक्ट करते हैं। तो सेकंड वन आता है इलेक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन डिमांड कर रहे थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। लेकिन फिर भी जो नॉमिनेशन थी एक तरह से स्टार्टिंग थी इनडायरेक्ट इलेक्शन की। तो जो हम इलेक्शन की डिमांड कर रहे थे हमारी वो फुलफिल नहीं हुई, लेकिन जो नॉमिनेशन है वो तो थी। नॉमिनेशन भी किसके थ्रू होती थी? इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। तो नॉमिनेशंस जो मेंबर्स होते थे इनके रिगार्डिंग रूल्स हैं वो भी गवर्नर जनरल है वो खुद ही डिफाइन करता था। लेकिन जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए जे प्रोविज़न की गई थी। इसका मीनिंग क्या है? जो म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के मेंबर हैं, यूनिवर्सिटी के मेंबर्स हैं, ट्रेड एसोसिएशंस के मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स आपस में मिलकर जो नॉमिनेशन थी इनके मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। मीनिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं इनके लिए इनडायरेक्ट वे से इस तरह इलेक्शन होती है कि किसको नॉमिनेट किया जाएगा। अगर 4 मेंबर्स हैं उनमें से जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगी उसको ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया जाता था। इस तरह इनडायरेक्ट वे से इनडायरेक्ट इलेक्शन है उसकी प्रोविज़न भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इंट्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद आता है थर्ड, डेवलपमेंट ओवर प्रीवियस गवर्नमेंट ऑफ इंडियन
एक्ट, जो इससे पहले वाला 1861 का एक्ट था, उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर था, क्योंकि इसमें इंडियंस को राइट्स मिले थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुई थी, जो पावर्स हैं वो इंक्रीज हुई थी, जो एडिशनल मेंबर्स हैं उनकी गिनती को इंक्रीज किया गया था। तो कुछ चेंजेस हैं वो तो ले आए थे अकॉर्डिंग टू द इंडियन डिमांड्स। जो इंडियन डिमांड कर रहे थे वो सभी ने फुलफिल की, कुछ डिमांड्स तो फुलफिल की हैं। तो इस तरह जो इंडियंस थे उन्होंने कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी प्रोसीडिंग्स हैं इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह जब मेंबर्स हैं उनकी गिनती भी बढ़ जाती है तो इंडियन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। इस तरह ब्रिटिशर हैं इंडिया के लिए कैसे और कौन सी पॉलिसीज बनाते हैं इसकी हमको इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो इंडियन ने भी एक अपॉर्चुनिटी है उसको गेट किया था for the proceedings of legislative council. Next one is increase in the number of additional members in the central and provincial legislative assembly। जो सेंट्रल लेवल एंड प्रोविंशियल लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसमें जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, नॉन ऑफिशियल्स कौन होते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं, जो इंडियंस होते थे, इंडियंस को हम इनडायरेक्ट वे से इलेक्ट करते थे, इस तरह वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। तो उस टाइम वोटिंग में अगर किसी बात पर डिस्कशन होती है तो इंडियंस की भी मेजॉरिटी होती थी। तो इस तरह इंडियंस को भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है जब एडिशनल मेंबर्स हैं इनके नंबर को इंक्रीज किया जाता है। इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉन ऑफिशियल एडिशनल मेंबर्स वेरी फ्रॉम 8 to 20 लाइक दिस। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसमें 10 से लेकर 16 तक होते थे। इस तरह एडिशनल मेंबर्स थे वो इंक्रीज करते हैं, जितने मेंबर इंक्रीज होते हैं उसमें इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिलती है। नाउ सिग्निफिकेंस के बाद आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। इसके कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, डिमेरिट्स हैं। हमने जो डिमांड्स की थी क्या हमारी सभी डिमांड्स फुलफिल हो गई? हमारा ही कंट्री है, हमारे ही कंट्री के हमारे ही लोगों के ऊपर ब्रिटिशर रूल कर रहे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो ही सारी पॉलिसीज बना रहे हैं, तो इंडियन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो उनको पूछ भी नहीं रहे हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, वो अपने वेलफेयर के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने ट्रेड के लिए ही पॉलिसीज बनाते थे, इसीलिए इसके कुछ डिमेरिट्स भी थे। तो फर्स्ट वन इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। आप कहते हो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन तो स्टार्ट हुई, लेकिन हम जो डिमांड कर रहे थे हमको डायरेक्ट इलेक्शन चाहिए, क्या इनडायरेक्ट इलेक्शन वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाती है? नहीं कर पाती। आम लोग हैं उनको तो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाई। तो इस तरह जो इनडायरेक्ट इलेक्शन थी इसका इंडियन रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट इज नॉट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ इंडियंस की डिमांड्स हैं वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुई। इंडियंस चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी रियल वॉइस हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए, जो वो चाहते हैं वैसे ही पॉलिसीज बनाई जाए, लेकिन इंडियंस को तो वोट देने का राइट ही नहीं था। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे वो इंडियन की ट्रू आवाज़ नहीं थे, वो इंडियन के फेवर के लिए ज़्यादा नहीं बोलते थे, वो ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग ही चलते थे, क्योंकि ब्रिटिशर उनको नॉमिनेट करते थे। इसीलिए जिनको नॉमिनेट किया जाता थे वो ब्रिटिशर के भक्त होते थे, ब्रिटिशर की पॉलिसीज की तारीफ करते थे। इसीलिए इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन में रियल वॉइस नहीं मिल सकती थी। एंड जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था इंडियन की पहुंच से बहुत दूर था, इतना ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से इंडिया पर डेट है वो इंक्रीज होता जा रहा था। हमारे लोग हैं वो भूख से मर रहे थे, जब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, फेमिनस आ रहे थे, और उस टाइम डिफेंस पर एक्सपेंडिचर किया जा रहा था जिसको इंडिया बियर नहीं कर सकता था। नेक्स्ट इज लिमिटेड नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जे कहते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं इनके नंबर्स हैं इनको इंक्रीज किया गया, लेकिन थे तो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड। अगर
हम कहते हैं कि इनको इंक्रीज़ किया गया है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, वो 1 करोड़ पॉपुलेशन के बिहाइंड एक मेंबर ही बैठता है। तो इस तरह इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके लिए 1 करोड़ के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव, क्या उसको हम कहेंगे कि इंडियन की रियल वॉइस है? नहीं है। तो जो मेंबर्स थे बहुत ही लिमिटेड थे। नेक्स्ट इज provinces were not given equal representation in the central legislative council। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली थी। जैसे बंगाल एंड मद्रास है, इस प्रोविंसेस से जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक नॉमिनेशन होती थी, मीनिंग एक रिप्रेजेंटेटिव होता था। लेकिन पंजाब जिसमें ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिशर का बहुत ज़्यादा रूल नहीं चल रहा था, जिसमें पंजाब है ब्रिटिशर के अंगेज थे, उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक भी मेंबर नहीं था। इसका मीनिंग हुआ कि जिसमें ब्रिटिशर का ज़्यादा रूल चल रहा था वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा थी, जहाँ पर ब्रिटिशर का रूल नहीं था वहाँ पर कम रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी। तो प्रोविंसेस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन नहीं मिल पाई। नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ इलेक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल was not just and proper। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की इलेक्शन होती थी, ये मेथड भी जस्ट एंड प्रॉपर नहीं था, क्योंकि इनडायरेक्ट वे से कुछ लोग हैं वही पार्टिसिपेट करते थे, और जो मेंबर्स होते थे मेंबर्स भी ट्रूली इंडियन नहीं थे। वो ये नहीं थे कि इंडियंस को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि वहाँ पर जो जमींदार राजा नवाब होते थे वही पर्सन जाते थे जिनको इंडियंस की रियलिटी के बारे कुछ भी नहीं पता था। नेक्स्ट इज लिमिटेड पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर्स दी गई, लेकिन पावर्स कौन सी दी गई हैं? लिमिटेड। वो बजट को डिस्कस कर सकती है, लेकिन हम कहते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव था, क्या हम उसको कम कर पाए? नहीं। हम वोट दे सकते थे? नहीं। तो इसका मीनिंग जो हम कह रहे हैं पावर्स इंक्रीज हो गई, जो लिमिटेड पावर थी। एक कह दिया कि आपको फ्रीडम दे दी। आपको फ्रीडम कौन सी दी है कि आप एक रूम में ही बंद रहोगे, इसके बाहर जाकर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ऐसी फ्रीडम भी क्या, जिससे वजह आप कह रहे हैं कि आपको पावर्स दी हैं, वो पावर्स कौन सी हैं जो आपको सप्रेस कर रही हैं? नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर नॉट अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो जो मेंबर्स को कहा था कि आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, लेकिन उनको ये पावर नहीं थी कि वो सप्लीमेंट्री उसके अलावा कोई क्वेश्चन और भी ज़्यादा आस्क कर सके। जो भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना था, इंफॉर्मेशन लेनी होती है, उसके लिए 6 डेज पहले वो क्वेश्चन की लिस्ट है वो प्रिपेयर कर गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, उसके बाद ही वो उससे क्वेश्चन पूछ सकते थे। और अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है, उनको वो राइट नहीं दिया गया था। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे उसके लिए जो मेंबर थे वो डिनाई भी कर सकते थे कि हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो कौन सी पावर रहेगी? आप कह रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन आपको डिनाई भी किया जा रहा था। एंड लास्ट वन इज लेस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही कम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। जैसे हम कहते हैं अगर 7 करोड़ की पॉपुलेशन थी, इसमें से सिर्फ 7 मेंबर्स हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है इन बंगाल। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 7 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए 7 पर्सन्स हैं। तो इस तरह जो रिप्रेजेंटेशन थी बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो ये हो गए इसके डिफेक्ट्स। इसी वजह से 1909 में एक नया एक्ट है वो पास करना पड़ता है। तो जो हमने ये एक्ट किया है 31 ईयर्स के बाद 92 में एक नया एक्ट पास होता है जो इंडियंस को कुछ पावर्स तो देता है, कुछ मेंबर्स तो इंक्रीज करते हैं। आने वाले एक्ट हैं उसमें इंडियन की आवाज़ है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 1909 का एक्ट क्या है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।